सोचो, अगर पूरी दुनिया तुम्हें कचरा और रैंक एफ कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाए और अगले ही पल तुम्हारे हाथ एक ऐसी ताकत लग जाए जो इस दुनिया के इतिहास में आज तक किसी के पास न रही हो। जी हाँ, ये कहानी है ये किंग यून की, जिसे उसकी खुद की गर्लफ्रेंड ने एक अमीर लड़के के लिए धोखा दे दिया। लेकिन वो नहीं जानते कि जिसे वो कबाड़ समझ रहे हैं, उसके पास आ चुका है दुनिया का सबसे खतरनाक SSSSSR एंक टैलेंट। अब जब हर सेकंड लाखों स्किल पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, तो बदले की आग में क्या वो इस पूरी एकेडमी को तबाह कर देगा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। कहानी शुरू होती है एक विशाल और चमकते हुए क्रिस्टल से, जिसे देखकर लगता है कि कोई बहुत बड़ा दिन आ गया है। तभी वहां एक लड़का आगे बढ़ता है और हंसता है। वो कहता है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका यूं इंतजार था। इस लड़के का नाम ये किंग यून है, जो एक ट्रांस माइग्रेटर है, यानी किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आया है। वो उस बड़े से क्रिस्टल के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है और वो खुद से कहता है कि आज वो अपनी एक नई पहचान और एक नया इतिहास बनाएगा। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस क्रिस्टल को छूता है, वहां से एक बहुत ही तेज और अजीब सी रोशनी निकालने लगती है। लेकिन उस रोशनी को देखकर वो डरता नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आती है और वो धीरे से कहता है कि चलो, आखिरकार वो सब आ गए। लेकिन जब क्रिस्टल पर सबके सामने फाइनल रिजल्ट आता है, तो वहां लिखा होता है रैंक एफ। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं और हैरानी से पूछते हैं कि क्या इसे पता भी है कि रैंक एफ का मतलब क्या होता है। रैंक एफ का असली मतलब है सबसे निचला और कमजोर रैंक, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अपना ऐसा मजाक बनते देख उस लड़के का चेहरा उतर जाता है। वो बिल्कुल उदास हो जाता है और सब कुछ उसके लिए बेरंग हो जाता है। तभी वहां एक लड़की आगे बढ़ती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस विशाल क्रिस्टल की तरफ जाने लगती है। उसकी एंट्री होते ही भीड़ में सरगर्मी बढ़ जाती है और लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि क्या ये वानर है। भीड़ में से ही कोई कहता है कि उसने सुना है कि ये लड़की किसी और की नहीं, बल्कि ये किंग यून की गर्लफ्रेंड है। ये वानर बिना किसी की परवाह किए सीधे क्रिस्टल के पास पहुंचती है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे छू लेती है। जैसे ही वो उसे छूती है, एक बहुत ही भयानक और ताकतवर नीली रोशनी पूरे अरेना में फैल जाता है, जो सबको हैरान कर देती है। क्रिस्टल से निकलने वाली वो गजब की एनर्जी साफ इशारा करती है और वहां लिखकर आता है कि उसकी क्लास एक मगे की है। लेकिन धमाका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पाल वहां फाइनल रिजल्ट चमकता है और वो होता है सबसे अच्छा, यानी रैंक एस। जैसे ही ये वानर का टेस्ट पूरा होता है, उस विशाल क्रिस्टल से एक बहुत ही शानदार और दिव्या ब्लू फीनिक्स निकालकर पूरे आसमान में फैल जाता है, जो एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स की आंखें चौंधिया देता है। ये अद्भुत नजारा देखते ही वहां मौजूद सारे क्लासमेट्स झूम उठते हैं और खुशी से चिल्लाने लगते हैं। पूरे कैंपस में बस एक ही शोर गूंज रहा होता है कि रैंक एस क्लास के स्टूडेंट्स तो एकेडमी में बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं। वहां खड़े बच्चे आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि पूरी एकेडमी में अब तक सिर्फ 2 ही ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक एस आया है। सबकी तारीफें सुनकर ये वानर के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती है और सब कहने लगते हैं कि ये तो अब सीधे किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाएगी। तभी वहां मौजूद कुछ लड़के बाकी बच्चों की तरफ देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि कम से कम ये उन रैंक एफ वाले कचरा मेगिस जैसी तो नहीं है। अगले ही पल ये वानर पूरे घमंड के साथ आगे बढ़ती है और सीधे ये किंग यून के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो उसे नीची नजरों से देखते हुए कहती है कि वो दोनों अब हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बिल्कुल ठंडे दिमाग से कहती है, ये किंग यून, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि तुम और मैं अब 2 अलग अलग दुनिया के लोग बन चुके हैं। मेरा लेवल अब तुमसे बहुत ऊपर है। तभी एकेडमी का एक अमीर और पावरफुल स्टूडेंट आगे बढ़कर ये वानर को अपनी बाहों में भर लेता है और ये किंग यून का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इस कचरे से अब बात करने का क्या फायदा, ये तुम्हारे लायक ही नहीं है। ये वानर उस अमीर स्टूडेंट के साथ आगे बढ़ते हुए ये किंग यून को धक्का देती है और कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर चले जाओ। वो बड़े प्यार से उस पावरफुल स्टूडेंट का हाथ पकड़ती है और उसे शाओ रानगेगे कहकर बुलाने लगती है। दोनों एकेडमी के कैंपस में सबके सामने एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। पिशावरन उससे कहता है कि कल ही उनका मॉक एग्जाम है, इसलिए उन्हें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। वो दोनों फैसला करते हैं कि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें एक बिगिनर डंजन को क्लियर करने जाना चाहिए और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दोनों को इस तरह साथ देखकर वहां मौजूद एकेडमी के बच्चे आपस में बातें बनाना शुरू कर देते हैं। एक स्टूडेंट हैरान होते हुए कहता है, भाई ये वानर और शाओरान तो कुछ ज्यादा ही खुलाम खुला घूम रहे हैं। दूसरा लड़का कहता है कि अभी अभी तो इसका ब्रेकअप हुआ था और इतनी जल्दी ये दोनों एक साथ भी हो गए। तभी उनका एक क्लासमेट कंधे उचकाते हुए मजाक उड़ाता है और कहता है, अबे यार, कहाँ शाओरान जो रैंक एस क्लास का विजिट बना है और कहाँ वो कचरा, ये किंग यून। उसके सामने ये किंग यून की कोई औकात ही नहीं है। अपने ही सामने अपनी ऐसी बेइज्जती सुनकर और ये वानर का ये बदला हुआ रंग देखकर सिल्वर बालों वाले ये किंग यून का खून खोल उठता है। वो गुस्से में अपने दोनों हाथ की मुट्ठियां भींच लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिख रही होती है। वो दबे हुए गुस्से में उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, गंदे लोग,
बस थोड़ा सा इंतजार करो। तुम दोनों ने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब मैं जल्द ही पूरा करूंगा। अगली ही सेकंड ये किंगयुन के सामने एक सुनहरा और दिव्य पैनल प्रकट होता है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है SSSSR अंक टैलेंट इन्फिनिट लॉ डॉक्यूमेंट। ये देखते ही उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं और उसके अंदर एक नया बदलाव आने लगता है। उसकी दोनों आंखों के अंदर वही सुनहरा पैनल चमकने लगता है जहां पूरी डिटेल साफ साफ दिख रही होती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसे पूरी दुनिया का सबसे अनोखा और सबसे ऊपर वाला SSSS क्लास टैलेंट मिल चुका है। इस अद्भुत टैलेंट की वजह से अब वो हर सेकंड 100 प्रेशियस स्किल पॉइंट्स हासिल कर सकता है। ये एक ऐसा नया और शक्तिशाली जादू है जो आज तक इस दुनिया के इतिहास में किसी के पास नहीं था और अब इसकी मदद से वो पाल भर में सबसे ताकतवर मगे बन सकता है। आमतौर पर किसी प्रोफेशनल को भी एक पूरा डंजन क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उन्हें ऐसी अनोखी ताकत मिलती है। लेकिन मेरे लिए मुझे तो बस एक सेकंड का इंतजार करना है और सब कुछ मेरे कदमों में होगा। क्या ये सच में सबसे बेहतरीन और इनविंसिबल नहीं है? शाओरान, ये वानर, तुमने जो मेरे साथ किया है अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। कल का जो मॉक एग्जाम होने वाला है वहां तुम दोनों को अपनी औकात समझ आएगी। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलो अब बिना वक्त गवाए जरा देखते हैं कि मेरे पास इस वक्त कुल कितने स्किल पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। ये देखो, मेरे सामने फायरबॉल आर्ट लेवल 1 का पैनल खुल जाता है जहां पूरे 8000 स्किल पॉइंट्स साफ दिख रहे हैं। भाई ये तो सच में बिल्कुल तबाही है। अभी 1 मिनट से थोड़ा ही ज्यादा वक्त हुआ है और मेरे पास पहले से ही पूरे 8000 स्किल पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। दूसरे लोगों के लिए ये ताकत पाना बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसा है जैसे उनके 80 डंजन्स क्लियर करने के बराबर अकेला मेरा ये एक पाल हो। अब वक्त आ गया है, सिस्टम सारे पॉइंट्स एलोकेट करो। लेवल +1, लेवल +1, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तेरी तो ये क्या तबाही है। फायरबॉल आर्ट अब सीधा लेवल 81 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब समझ रहे हो, एक आम फायरबॉल से पूरी 81 गुना ज्यादा ताकत। क्या सच में कोई इसे अब एक साधारण सा फायरबॉल कहने की हिम्मत भी करेगा? इस बेबाक शक्ति के साथ अब मैं इस बड़े से दरवाजे को पार करने और आगे की तबाही मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलो अब इस नई ताकत का असर जरा खुद देख ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैं डंजन के अंदर कदम रखता हूँ वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता हूँ। मेरे से पहले ही कुछ लोग वहां एक विशालकाय काले भल्लू के सामने फंसे हुए हैं। उस खतरनाक मॉन्स्टर की दहाड़ से पूरी जगह कांप रही है। वहां खड़ा लड़का गुस्से और डर से चिल्लाता है, धट तेरी की, ये ब्लैक बेयर तो हट से ज्यादा ताकतवर है। उसका फायरबॉल उस मॉन्स्टर पर बिल्कुल भी असर साबित होता है जिससे वो पूरा बौखला जाता है। उसके साथ आई लड़की रोटी हुई आवाज में कहती है, तुम तो सिर्फ एक लेवल 1 मगे हो, तुमसे नहीं होगा। पर लड़का हार मानते हुए कहता है कि ये फजूल बैठने से तो फिर भी बेहतर है। वो दोनों उस मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल लाचार हो चुके हैं और अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और ठीक उसी वक्त एक शानदार नीली रोशनी के बीच से होते हुए एकदम हीरो वाली स्टाइल में मेरी एंट्री होती है। मेरी आंखों में अब वही अनोखी नीली चमक है जो मेरी इनविंसिबल पावर को दिखाती है। इस विशालकाय मॉन्स्टर को देखकर मेरे चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं है। मैं भल्लू के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता हूँ और सोचता हूँ, क्या ये सच में एक एलिट ब्लैक बेयर है? अब इसे मेरी असली ताकत का स्वाद चखना पड़ेगा। मैं पूरी जान लगाकर अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, पर इस फायरबॉल की एनर्जी सच में हद से ज्यादा इमेंस है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। इस मॉक एग्जाम के टेस्ट में इसे कंट्रोल करना सच में बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी स्टेडियम में बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। कोई चिल्लाता है, ये तो सीधा निशाना भी नहीं लगा सकता। तो कोई मजाक उड़ाते हुए कहती है, ये तो एक नंबर का लूजर है। सबको लगता है कि मैं इस एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, लेकिन उन सबको क्या पता कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, पूरा फोकस लगाता हूँ और एक नए सिराए से अपनी पावर को जगाता हूँ। और अगले ही पल पूरे अरेना के बीचों बीच एक ऐसा विशाल सूरज जैसा धांसू फायरबॉल तैयार होता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इस पावर के सामने बड़े से बड़ा मॉन्स्टर भी रट्टी भर टिक नहीं पाएगा। और जैसे ही ये एनर्जी ब्लास्ट होती है, एक जोरदार धमाके के साथ पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। जो लोग हंस रहे थे उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। चलो अच्छा हुआ कि सब सही सलामत निकल गया। पर सच बताओ तो ये मेरे फायरबॉल का सिर्फ स्टेज 2 था। मेरे पास पहले से ही एक सॉलिड बैकअप प्लान तैयार था, इसीलिए मुझे कोई डर नहीं था। लेकिन इस धमाके के बाद सामने बैठे दोनों लड़कों की हालत देखने लायक थी। उनका पूरा चेहरा काला पड़ चुका था, बाल खड़े हो गए थे और कपड़े तक फट चुके थे। एक ने घबराते हुए पूछा, ये अभी क्या हुआ? तो दूसरा डर के मारे बस यही बोल पाया, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मेरे पास ऐसी कोई छुपी हुई पावर हो सकती है। धमाका शांत होते ही मेरे सामने एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है। उसे देखकर मुझे लगता है कि क्या ये मॉक एग्जाम सच में इतना आसान था? इसमें तो कोई ढंग का चैलेंज ही नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगता हूँ, अगले ही पाल पूरा अरेना कांप उठता है। जमीन को चीरते हुए काले रंग की विशाल और भयानक जड़ें बाहर निकलने लगती हैं। पूरी जगह तबाही मच जाती है और उन जड़ों के बीच से सामने आता है एक बेहद खौफनाक मॉन्स्टर। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें और भयानक रूप देखकर हमारे एमसी ने बस यही पूछा, क्या सच में यही इस फ्लोर का बॉस है? लेकिन डरने के बजाय उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो तुरंत अपना सिस्टम इंटरफेस एक्टिवेट करता है। उसका फायरबॉल आर्ट अभी लेवल 81 पर था और सबसे क्रेजी बात, उसके पास पूरे 81,900 स्किल पॉइंट्स पड़े हुए थे। वो बिना सोचे समझे पॉइंट्स एलोकेट करने लगता है ताकि देख सके कि इसकी लिमिट कहां तक जाती है। तभी उसे पता चलता है कि अगर कोई स्किल एक बार लेवल 100 पर पहुंच जाए तो उसमें एक विशाल क्वालिटेटिव चेंज आता है, यानी उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। लेकिन अब ट्विस्ट ये था कि लेवल 81 के बाद हर एक लेवल अप के लिए पूरे 1000 स्किल पॉइंट्स चाहिए थे। किसी और के लिए ये शर्त नामुमकिन होती।
पर हमारे एमसी के चेहरे पर एक शानदार स्माइल आ जाती है, क्योंकि पॉइंट्स की तो उसके पास कोई कमी ही नहीं है। पूरी 24 घंटे की मेहनत के बाद लाखों स्किल पॉइंट्स लेकर हमारा एमसी ये किंग यून जैसे ही बॉस फाइट के लिए आगे बढ़ता है, उसे वहां अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वानर दिखाई देती है। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी, वो हाथ में हाथ डाले घूम रही थी अपने नए अमीर और घमंडी बॉयफ्रेंड शाओरैन गेगे के साथ। ये किंग यून को वहां देखते ही शाओरैन उसका मजाक उड़ाते हुए हंसता है। ओए वानर, क्या ये वही रैंक एफ का कचरा मैच है? ये भी यहाँ बॉस से लड़ने आया है क्या? अपने नए बॉयफ्रेंड का ये घमंड देखकर वानर भी ये किंग यून को नीचा दिखाने के लिए शाओरैन की हाँ में हाँ मिलाती है और ताना मारते हुए कहती है, जरा अपनी औकात देखो, जाके आईना देखो। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके नए बॉयफ्रेंड के मुंह से ये अपमान सुनकर ये किंग यून का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके शरीर से एक खौफनाक और डार्क ऑरा निकलने लगता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, माँ की छूट तुम दोनों की 336 किलोमीटर के हिसाब से तुम दोनों ने कुछ ज्यादा ही लाल मिर्च खा ली है। तुम तो सीधे मौत को दावत दे रहे हो। और इतना बोलते ही ये किंग यून अपना हाथ आसमान की तरफ उठाता है। अगले ही पल पूरा केव आग के एक भयानक समंदर में बदल जाता है। जो शाओरैन गेगे और वानर अभी तक मजाक उड़ा रहे थे, उनकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ खौफ था। उन्हें समझ आ गया था कि इस कचरा मैच ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी है। ये किंग यून का वो भयंकर फायर ब्लास्ट देखकर वहां खड़े दोनों के होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ फैली उस विनाशकारी आग के बीच वानर अपनी आंखों को बचाते हुए पूरी तरह हैरान रह जाती है। ये तो लेवल 100 या उससे भी ऊपर का कोई घातक स्किल स्क्रॉल है। ये देखकर शाओरैन गेगे का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो जाता है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। अपनी जान बचाने के लिए वो खुद को दिलासा देने की कोशिश करता है और कांपती आवाज में कहता है, इसने पक्का कोई जादुई स्क्रॉल इस्तेमाल किया है, इसकी खुद की इतनी औकात नहीं। लेकिन आग की लपटों में घिरी वानर का डर अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो पसीने से तरबतर होकर सिर्फ एक ही बात सोचती है, आखिर इस कंगाली में जीने वाले ये किंग यून के पास इतना रेयर और कीमती आइटम आया कहां से? तभी अचानक गुफा के अंधेरे से निकलकर सामने आता है एक खौफनाक और दैत्य जैसा ट्री मॉन्स्टर। वो चीखते हुए सीधे हमला कर देता है। एक कटीली और नुकीली टहनी तेजी से हमारे हीरो ये किंग यून के चेहरे की तरफ बढ़ती है। हमला बिल्कुल करीब था, लेकिन ये किंग यून के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और ठंडे तेवर में कहता है, कोई बात नहीं, चलो सबसे पहले तुम पर ही मेरे इस लेवल 80 फायरबॉल की ताकत टेस्ट करते हैं। इतना कहते ही ये किंग यून अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से एक विशाल दहकता हुआ आग का गोला छूटता है। वो आग का गोला किसी मिसाइल की तरह सीधे उस ट्री मॉन्स्टर की तरफ लपकता है। जैसे ही वो आग का गोला मॉन्स्टर से टकराता है, पूरी गुफा एक पल में तबाह होने लगती है और अगले ही पल एक ऐसा जोरदार और भयानक धमाका होता है जो पूरे जंगल को हिलाकर रख देता है। इस भयानक तबाही के बीच जादुई टेलीपोर्टेशन सर्कल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अंदर मौजूद स्टूडेंट्स घबराकर चिल्लाने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? हमें जबरदस्ती कहीं टेलीपोर्ट किया जा रहा है। और अगले ही पल वो सभी के सभी जादुई रोशनी के साथ उस अजीब और रहस्यमयी जगह से बाहर फेंक दिए जाते हैं। सब एक एक करके जमीन पर आ गिरते हैं। चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। यूनिस अचानक हुए हादसे से पूरी तरह हिल चुका था। वो अपने सिर को पकड़कर हैरान परेशान आसमान की तरफ देखता है और खौफ से कांपते हुए कहता है, मैंने अपनी आंखों से एक सूरज को फटते हुए देखा है। वह डर के मारे जमीन पर सिमट कर बैठ जाता है। अपने चेहरे को हाथों से छिपाकर वो अंदर तक कांप रहा था। उसके मुंह से बस यही निकलता है। वो मंजर बहुत ही खौफनाक था। मुझे तो लगा था कि आज मैं उस काल कोठरी के अंदर ही मर जाऊंगा। तभी वहां का डीन या इंचार्ज भागते हुए आता है। उसके चेहरे पर साफ घबराहट और गुस्सा था। वो दौड़ते हुए चिल्लाता है, आखिर ये सब क्या हुआ? वो नौसिखियों की डंजियन, वो गुफा अचानक इस तरह ब्लास्ट कैसे हो गई? तभी वहां मौजूद वानर गुस्से में अपनी उंगली से इशारा करते हुए सच उगल देती है। वो चिल्लाकर कहती है, ये सब उस ये किंग यून की वजह से हुआ है। उसी ने ये धमाका किया है। और जहर उगलते हुए चिल्लाती है, इसने लेवल 100 या उससे भी ऊपर का कोई जादुई स्क्रॉल इस्तेमाल किया है। इसी ने सब तबाह किया है। ये सुनते ही डीन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो गुस्से में पागल होकर चिल्लाता है। ये किंग यून, गुस्से से कांपते हुए डीन आगे कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस डंजियन को बनाने में हमारी कितनी मेहनत और रिसोर्सेज लगे थे? लेकिन हमारे हीरो के चेहरे पर डर का एक कतरा तक नहीं था। वो अपनी आंखें बंद करता है, अपने हाथ हवा में फैलाता है और बड़े ही आराम से कहता है, अरे मेरी गलती है भाई, आई एम सॉरी। वो डीन के मजे लेते हुए हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, पर मुझे सच में नहीं पता था कि न्यूकमर्स के लिए बनी तुम्हारी ये डंजियन इतनी ज्यादा नाजुक और कमजोर होगी। हीरो का ये एटीट्यूड देखकर डीन का खून खौल उठता है। वो गुस्से में आपा खो देता है और चीखते हुए कहता है, जुबान लड़ाता है, तुझे इसी वक्त इस स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। यू आर एक्सपेल्ड। डीन यही नहीं रुकता। वो उंगली दिखाकर धमकी भरे लहजे में कहता है, और याद रखना, इस डंजियन की तबाही का जो भी नुकसान हुआ है उसकी पाई पाई तुझे स्कूल को भरनी पड़ेगी। डीन की इस धमकी पर ये किंग यून जरा भी परेशान नहीं होता। वो पूरे स्वैग में उसकी आंखों में आंखें डालकर सीधे कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही डीन वहां से जाता है, ये किंग यून के चेहरे पर एक शातिर और कातिलाना मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, पैसे की चिंता किसे है, बहुत जल्द मेरे पास इतना पैसा होगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की जादुई आवाज गूंजती है,
सिस्टम, बधाई हो, आप लेवल 10 पर पहुंच चुके हैं। तभी ये किंगयुन के सामने सिस्टम का एक चमचमाता हुआ नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। क्लास बदलने के लिए कृपया जुएक्सिंग क्रिस्टल का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा हीरो अब लेवल 10 पर पहुंच चुका है और अपनी क्लास अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह बड़े स्वैग से उस विशाल जादुई क्रिस्टल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज गूंजती है, ये किंगयुन, तुम्हें स्कूल से पहले ही निकाला जा चुका है। और वहीं खड़ा एक घमंडी स्टूडेंट शाओरान जोर जोर से हंसने लगता है। हा, इस डंजियन को तबाह करने का जो नुकसान हुआ है ना, उसे चुकाने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। शाओरान यही नहीं रुकता, तो वो अपनी बाहें सिकोड़कर बड़े ही कमीने अंदाज में ताना मारते हुए चिल्लाता है, चलो अब यहाँ से दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। वो तंज कसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई सबसे रेयर रैंक एसएसएस वाली क्लास मिल जाएगी? तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन हमारे हीरो को इन फालतू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना किसी की परवाह किए सीधे आगे बढ़ता है और अपना हाथ उस चमचमाते हुए जुक्सिंग क्रिस्टल पर रख देता है। और भाई साहब, हाथ रखते ही धमाका होता है। क्रिस्टल से एक बेहद खतरनाक और चमकदार सोने जैसी सुनहरी रोशनी निकलती है, जो सीधे बादलों को चीरते हुए आसमान में चली जाती है। चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और पूरा आसमान दहल उठता है। ये देखकर वहां खड़े सब लोग दंग रह जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बेहद खौफनाक ज्वालामुखी वाले डंजियन पर, जहाँ चारों तरफ खौलता हुआ लावा बह रहा है। वहाँ लाल बालों वाली एक ताकतवर महिला वॉरियर खड़ी है, जो परेशान होकर कहती है, शिन्युआन डंजियन रेड के लिए हमारे पास बस एक बंदा कम पड़ रहा है। तभी उसे दूर आसमान में वही चमकदार सुनहरी रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। उसे इस तरह हैरान देखकर उसकी आसमान की तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काले बालों वाली एक बेहद खूबसूरत मिस्टीरियस लड़की इस जादुई रोशनी को देखकर मन ही मन सोचती है, यहाँ तक कि मैं खुद सिर्फ रैंक एसएसएस हूँ, तो आखिर ये जीनियस कौन है जिसने पूरे आसमान को हिलाकर रख दिया। तभी वो लाल बालों वाली वॉरियर लावे के बीच अपना हाथ ऊपर उठाती है और उसके ठीक पीछे लावे को चीरते हुए एक विशाल और अमर पंछी फिनिक्स प्रकट होता है। वो अपनी आग की लपटों से पूरे आसमान को घेर लेता है, मानो किसी बड़े तूफान की शुरुआत होने वाली हो। वो अपनी स्टूडेंट की तरफ मुड़ती है और बड़े ही रौब से कहती है, मैं अभी जाकर चेक करती हूँ। वह फुर्ती से उस धधकते हुए विशाल फिनिक्स की पीठ पर सवार हो जाती है। आसमान की ओर उड़ान भरने से ठीक पहले वह अपनी स्टूडेंट को हिदायत देते हुए चिल्लाती है, मुक्षु, तुम अपनी कल्टीवेशन जारी रखो। अगले ही पल फिनिक्स अपने विशालकाय और चमकदार आग जैसे पंखों को फैलाकर पूरी ताकत से आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाता है। वहां दूसरी तरफ ग्राउंड पर मौजूद प्रिंसिपल के तो होश ही उड़ चुके हैं। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती हैं। वह चिल्लाते हैं, यह एक रैंक एसएसएस जॉब चेंज है। भला ये कैसे मुमकिन है? वह जानते हैं कि रैंक एसएसएस का मतलब है सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर लेवल, जहां पहुंचने वाले को बेहद खतरनाक और गॉड लेवल स्किल्स मिलती हैं। तभी वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहते हैं, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये किंगयुन को हर हाल में फर्स्ट हाई में ही रोक कर रखना होगा। तभी भीड़ में से शाओरैन और ये किंगयुन की एक्स गर्लफ्रेंड वानर शॉक्ड होकर आगे बढ़ते हैं। वानर गुस्से और हैरानी में कहती है, वो रैंक एफ का कचरा अभी से लेवल 10 पर पहुंच गया, नामुमकिन। वानर अपनी आंखें सिकोड़कर सोचने लगती है कि जिस लड़के को वो कमजोर समझकर छोड़ चुकी थी, उसने इतना बड़ा धमाका कैसे कर दिया। उसके मन में एक गहरा डर और सवाल कौनता है, क्या सच में उसने पूरे डंजन को ही उड़ा दिया है? वो अपनी आंखें सिकोड़कर बुदबुदाती है, क्या सारा का सारा एक्सपीरियंस अकेले उसी को मिल गया? ये सुनते ही शाओरैन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गुस्से के मारे उसकी आंखों के पास की नसें लाल होने लगती हैं। वो अपने दांत पीसते हुए चिल्लाता है, वह सिर्फ किस्मत का धनी था साला, वो बस बहुत ज्यादा लकी रहा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, और इसी किस्मत के चलते उसे इस पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा यानी रैंक एसएसएस जॉब चेंज मिल गया। तभी अचानक ये किंगयुन के सामने सिस्टम की चमचमाती गोल्डन स्क्रीन फ्लैश होती है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने रैंक एसएसएस गॉड लेवल स्किल हासिल कर ली है, वैंगलिंग टिएनजाई। तभी आसमान में एक बहुत बड़ा रहस्यमयी पर्पल पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से नीली रोशनी वाले हजारों कंकाल और मरे हुए सैनिकों की आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं। पूरा नजारा देखकर हर कोई कांप उठता है। क्या है ये वैंगलिंग टिएनजाई? लेकिन ये किंगयुन के चेहरे पर कोई डर नहीं, बल्कि एक जबरदस्त विलेन जैसी स्माइल है। वह अपने सफेद बालों को झटकते हुए पूरे घमंड से कहता है, वैंगलिंग टिएनजाई, इसका मतलब है कि अब मेरे पास मरे हुए सैनिकों की एक अजेय फौज होगी। वह अपने हाथों को देखता है जहां गॉड लेवल ताकत महसूस हो रही है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, यानी अब मुझे हराना नामुमकिन है। आई एम इनविंसिबल। प्रिंसिपल पूरे घमंड के साथ आगे बढ़ता है और सीधे नाम पुकारता है। ये किंगयुन, उसके चेहरे पर एक अजीब सा रौब था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा एहसान करने जा रहा हो। वह अपनी पीठ पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो, जो भी हो, तुम्हारा जॉब चेंज ठीक ठाक रहा। इसी बात पर मैं तुम्हें खुद को सही साबित करने का एक मौका देता हूँ। वह सीधे ये किंगयुन की आंखों में आंखें डालता है और अपनी आखिरी शर्त रखते हुए कहता है कि फर्स्ट हाई स्कूल में ही टिके रहो, यही तुम्हारे लिए भलाई है। लेकिन अगले ही पल सामने वाले का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। ये किंगयुन बड़े आराम से अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है, जैसे उसे रत्ती भर भी परवाह न हो। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इसे ऐसे ही जाने दे सकता हूँ, लेकिन मैं साफ मना करता हूँ।
उसकी आंखों में एक कड़क चमक आ जाती है और वह निडर होकर सीधे मुंह पर पूछता है, वैसे तुम मेरा उखाड़ भी क्या सकते हो। ये सुनते ही उस सीनियर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में उंगली दिखाते हुए दहाड़ता है कि तुम एहसान फरामोश हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। गुस्से के मारे उसका पूरा चेहरा लाल भक हो जाता है और उसकी नसें फटने को तैयार हो जाती हैं। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि याद रखना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर बात नहीं मानी तो वो उसे ब्लैकलिस्ट कर देगा। लेकिन तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है और एक विशाल धधकते हुए लाल फीनिक्स पक्षी की एंट्री होती है। उस जादुई पक्षी की पीठ से छलांग लगाकर एक बेहद शक्तिशाली लड़की सीधे मैदान के बीचों बीच आकर लैंड करती है। उसका रौब और उसकी ताकत देखकर उस घमंडी सीनियर की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह गुम हो जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि खुद महान लॉर्ड झुझाओ है। वह तुरंत घुटनों के बल झुक जाता है और कांपती आवाज में सिर झुकाकर माफी मांगने लगता है। वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि लॉर्ड झुझाओ, आपका स्वागत न कर पाने के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। आखिर आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ। लेकिन लॉर्ड झुझाओ के चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में कहती है कि अगर मैं आज सही वक्त पर यहाँ नहीं पहुंचती तो तुम बहुत बड़ी अनर्थ कर देते। वह गुस्से से दहाड़ते हुए उस सीनियर की आंखों में आंखें डालती है और कहती है कि तुम अपनी घटिया चालों से इस रैंक एसएसएस जॉब चेंज जीनियस को ब्लैकलिस्ट करने वाले थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसकी आंखों से मानो आग की लपटें निकल रही थीं और उसका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस घमंडी सीनियर को वहीं जिंदा राख कर देगी। लॉर्ड झुझाओ मन ही मन हैरान होते हुए सोचती है कि ये लड़का मेरे इतने भारी दबाव के सामने भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। इसने तो पलक तक नहीं झपकाई। उसके चेहरे पर एक उत्सुकता भरी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, काफी दिलचस्प है। वह बैकग्राउंड में चमकते हुए विशाल क्रिस्टल के सामने उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाती है और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहती है, बच्चे क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। लड़का बिना किसी डर के बड़ी शालीनता से मुस्कुराता है और कहता है, सीनियर कृपया साफ साफ कहिए, अगर वो काम मेरे बस में हुआ तो मैं उसे करने से बिल्कुल मना नहीं करूंगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का वो सीधा साधा भोलापन गायब हो जाता है। उसकी आंखों में एक बेहद शातिर चमक कौंधती है और चेहरे पर एक गहरी चालाकी भरी शैतानी मुस्कान आ जाती है। हवा में मानो पैसे और सिक्के तैरने लगते हैं और वो अपनी असली व्यापारिक नीयत साफ करते हुए एकदम करीब आकर कहता है, बेशक मैं आपका काम करूंगा, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। उसकी आंखों का वो खूंखार और लालची लुक साफ बता रहा था कि वो इस डील से सामने वाले को अच्छी तरह निचोड़ने वाला है। महान लॉर्ड झुझाओ उस लड़के के सामने गर्व से अपनी पहचान बताती है कि वो डैक्सिया के बेयू बॉर्डर की रक्षा करने वाली महान जनरल है। इसके बाद वो उसे अतीत का वो खूंखार मंजर याद दिलाती है कि कैसे चारों तरफ मॉन्स्टर्स का कहर टूटा हुआ था और उनका पूरा बॉर्डर भारी खतरे में मंडरा रहा था। उस वक्त डैक्सिया ने इन खूंखार जीवों को रोकने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तो खड़ी कर दी थी, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। वह बताती है कि अभी भी एक खतरनाक शैनिवान डंजियोन बाकी रह गया है जो सीधे शैनिवान वर्ल्ड की उस भयानक दुनिया से जुड़ता है जहां अनगिनत मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। झूझाओ के चेहरे पर गहरी चिंता और गुस्सा साफ दिखने लगता है। वो लड़के की आंखों में आंखें डालकर बेहद गंभीर आवाज में कहती है कि अगर इस डंजियोन को सही वक्त पर साफ नहीं किया गया तो वो मॉन्स्टर्स इसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे और हमारे पूरे बेयू बॉर्डर पर हमला करके उसे तहस नहस कर देंगे। यही वजह है कि वो मदद के लिए उस लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ाती है। ये सुनते ही वहां खड़ा सीनियर एकदम घबरा जाता है। उसके माथे से पसीना छूटने लगता है और वो चौंक कर कहता है कि एक शैनयुआन डंजियोन की डिफिकल्टी तो कम से कम रैंक एस होगी। लेकिन जनरल बिना रुके अपनी बात आगे बढ़ाती है और कहती है कि वो उसे इस काम के लिए एक तियानकोंग की देगी। ये सुनकर सीनियर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे लड़के की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाने लगता है कि ये किंगयुन तो सिर्फ एक रैंक एफ मेज है, वहां जाना उसके लिए सीधे मौत के मुंह में कदम रखने जैसा होगा। दूसरी तरफ ये किंगयुन पूरी तरह शांत खड़ा रहता है। वह पीछे लगे उस विशाल जादुई क्रिस्टल को देखता है और मन ही मन सोचने लगता है कि बेयू में तो कई सारे जीनियस होने चाहिए, फिर सीनियर ने आखिरकार उसे ही क्यों ढूंढा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है कि इतनी खतरनाक जगह पर जाने के लिए कोई उसे चाहे जितने भी पैसे दे दे वह कम ही होंगे। महान जनरल झूझाओ मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि उस डंजियोन में केवल लेवल 10 के प्रोफेशनल्स ही जा सकते हैं। वह आगे बताती है कि तुम्हारे अलावा उसने इस काम के लिए 2 और लेवल 10 के रैंक एस जीनियस ढूंढ लिए हैं। टीम में अब बस एक ही जगह बची है। वह हवा में तैरते हुए एक बेहद शानदार नीले और काले रंग के आर्मर की तरफ इशारा करती है और किंगयुन से कहती है कि तुम वहां जीतो या हारो, अगर तुम इस मिशन में कामयाब रहे तो ये जादुई आर्मर तुम्हारा हो जाएगा। इसके साथ ही वह उसे तियानकोंग की देने का वादा भी दोहराती है। फिर वो किंगयुन के बिल्कुल करीब आती है और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहती है कि इस खतरनाक मिशन को पूरा करने पर उसे ढेर सारे बैटल मेरिट्स भी मिलेंगे। इस मिशन को पूरा करने से उसके गांव एग्जाम में भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जुड़ेंगे जो उसके भविष्य के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। ये सुनते ही किंगयुन के अंदर का जोश जाग उठता है। उसकी आंखों में एक नीली चमक कौंधती है। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और पूरे दमखम के साथ कहता है, ठीक है। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शातिर और गहरी मुस्कान आ जाती है। वह एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सीधे डील लॉक करते हुए कहता है, मुझे मंजूर है। अब किंगयुन के दिमाग में सिर्फ मिलने वाले बेशकीमती इनाम, जादुई आर्मर और फायदे घूम रहे हैं।
लालच और खुशी के मारे उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सोने के सिक्कों की तरह चमकने लगती हैं। वह मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचता है, इतनी सारी बढ़िया चीजें, कितना लुभावना है। तो भाई, किंग यून ने सारे इनामों के लालच में आकर इस खतरनाक रैंक एस मिशन के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। जब किंग यून को वो शानदार एपिक गियर और लेजेंडरी तिएनकोंग की जैसी कीमती चीजें मिलती हैं, तब तो वेनर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो लालच से भर जाती है। लेकिन जैसे ही लॉर्ड झुझाओ किंग यून को इस बड़े मिशन के लिए चुनती हैं, वेनर का असली रूप और जलन सबके सामने आ जाती है। वह सरेआम उंगली उठाकर किंग यून को नीचा दिखाने लगती है और कहती है कि वह तो बस एक रैंक एफ ट्रैश कचरा है। इतना ही नहीं, वह किंग यून का पत्ता साफ करने के लिए पैरवी करने लगती है कि इस मिशन पर किंग यून की जगह शाओ रैन को भेजा जाना चाहिए। मतलब साफ है, ये बंदी सिर्फ फायदे और लालच के लिए किंग यून के साथ थी और मौका मिलते ही उसने पलटी मार दी। शाओरान पूरे कॉन्फिडेंस में दावा करता है कि वो किंग यून से कहीं बेहतर है, क्योंकि वो एक रैंक एस प्रोफेशनल है। वो सोचता है कि अपनी रैंकिंग और पॉइंट्स बढ़ाने का ये उसके पास सबसे बेस्ट मौका है और वो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहता। लेकिन जैसे ही लॉर्ड झुझाओ सामने आती हैं, पासा पलट जाता है। वो शाओ रैन की अकड़ को एक झटके में तोड़ते हुए सीधे कह देती हैं कि वो इस काम के काबिल नहीं है और बहुत कमजोर है। वह शाओ रैन को वहीं छोड़कर किंग यून को अपने साथ उस विशाल सुनहरे फीनिक्स पर बैठाती हैं और साफ कह देती हैं कि वो किंग यून को अपने साथ लेकर जा रही हैं। शाओ रैन और वेनर बस देखते रह जाते हैं। किंग यून के जाने के बाद शाओ रैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और गुस्से में फर्श पर मुक्का मारता है, जिससे वहां दरारें पड़ जाती हैं। वो बुरी तरह बौखलाकर अपने मन में कहता है, एक रैंक एफ का कचरा होने के बावजूद ये किंग यून पर इतनी कृपा कैसे हो सकती है। धत तेरे की। उसका ईगो पूरी तरह हर्ट हो चुका है। वह खुद को संभालता है और अपनी आंखों में नफरत भरकर सोचता है कि उसके पीछे पूरी इश्याओ फैमिली का हाथ और ताकत है, इसलिए वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो सीधे सीधे किंग यून को बर्बाद करने का प्लान बनाने लगता है। वह गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मन ही मन ठान लेता है, कल के मॉक एग्जाम में मैं ये किंग यून को पूरी तरह धूल चटा दूंगा। और कहानी एक बंजर सूखे इलाके में पहुंच गई है। यहाँ एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी खड़ा है जो भूरे रंग की लेदर जैकेट पहने हुए है और उसके गले में एक भेड़िए के सिर वाला पेंडेंट लटका है। वह हाथ बांधकर बेहद चिढ़े हुए लहजे में बुदबुदाता है कि वह नया लड़का कितना घमंडी है और उन्हें इतनी देर से इंतजार करवा रहा है। तभी उसके पास खड़ी एक काले बालों वाली लड़की सफेद और सुनहरे रंग की पोशाक में उसे टोकती है और कहती है कि शांत हो जाओ। वह उसे समझाती है कि मास्टर उस नए लड़के को शेन युआन डंगोन से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। तभी आसमान से अचानक रोशनी का एक बड़ा सैलाब नीचे गिरता है और कोई बड़े ठाट से एंट्री लेते हुए पूछता है कि क्या तुमने बहुत लंबा इंतजार किया। ये देखकर वो जैकेट वाला आदमी पूरी तरह चौंक जाता है और उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह सीधे सामने उंगली उठाकर चिल्लाता है कि क्या तुम तो सिर्फ एक रैंक एफ कचरा हो। वह गुस्से में आगे बोलता है कि तुम जरूर पिछले दरवाजे से यानी किसी सोर्स की मदद से यहाँ अंदर घुसे हो। आखिर में वो अपने सीने पर लटके भेड़िए वाले लॉकेट की तरफ इशारा करता है और अपना नाम बताते हुए साफ ऐलान करता है कि मैं ब्लड वॉल्फ पिछले दरवाजे से आने वाले ऐसे कचरे से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन सामने खड़ा हमारा हीरो चिंग यून बिना किसी डर के एकदम शांत चेहरे के साथ अपनी हथेली आगे बढ़ाता है और उसमें से आग का एक धंधकता हुआ फायरबॉल बाहर निकलने लगता है। अगले ही पल चिंग यून अपने हाथ को ऊपर आसमान की तरफ उठाता है और उस भयंकर आग के गोले को सीधे ऊपर की ओर छोड़ देता है। वह आग का गोला आसमान में जाकर सूरज की तरह चमकने लगता है। उसकी ऊर्जा इतनी खतरनाक होती है कि नीचे की पूरी बंजर जमीन थरथराने लगती है और जमीन की दरारों में से तेज रोशनी फूटने लगती है, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। ये खौफनाक नजारा देखकर ब्लड वॉल्फ के पसीने छूट जाते हैं। वह बुरी तरह डर जाता है और मन ही मन सोचता है कि इतनी ताकत तो एक रैंक एसएस के फायर मेस के पास भी नहीं होती। वह अंदर से पूरी तरह हिल चुका है और खुद से पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर आया कहां से है। अपनी जान आफत में देखकर ब्लड वॉल्फ का सारा घमंड और हेकड़ी पल भर में गायब हो जाती है। वह तुरंत अपनी बात से पलटता है और एक झूठी नर्वस मुस्कान चेहरे पर लाकर कहता है, ब्रदर ये तुम तो मजाक कर रहे हो। वह पसीना पोंछते हुए बात बदलने की कोशिश करता है और कहता है, मेरा मतलब है आज मौसम कितना बढ़िया है। और आखिर में अपनी सिट्टी पिट्टी गुम होने के बाद वह जबरदस्ती हंसते हुए बोलता है, यह मौसम डंगोन क्रॉलिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। किंग यून का यह खतरनाक प्रदर्शन देखकर सिर्फ ब्लड वॉल्फ ही नहीं बल्कि वहां खड़ी वो काले बालों वाली लड़की भी दंग रह जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और गहराई से सोचते हुए बुदबुदाती है। दिलचस्प है, जब वो अपनी पर्पल आंखें खोलकर किंग यून को देखती है तो वो हैरान है कि दिखने में तो ये लड़का साफ तौर पर सिर्फ एक रैंक एफ मेज है, लेकिन इसके भीतर बेहद शक्तिशाली और अद्भुत ऊर्जा छिपी हुई है। वो शालीनता से थोड़ा झुककर किंग यून से माफी मांगते हुए कहती है, मैं माफी चाहती हूँ। वह किंग यून को समझाती है कि ब्लड वॉल्फ का मिजाज थोड़ा गर्म है और वो जल्दी गुस्से में आ जाता है। वो बहुत ही प्यार से किंग यून से रिक्वेस्ट करती है, कृपया उसे माफ कर दीजिए। बाद वो खूबसूरत लड़की चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाती है और आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम सू मुक्शू है। सू मुक्शू का ये दोस्ताना और सम्मानजनक बर्ताव देखकर हमारे हीरो का गुस्सा भी शांत हो जाता है। चिंग यून बिल्कुल कूल अंदाज में उसकी तरफ देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, तब तो ठीक है। और मन ही मन सोचता है कि मैं उसके स्तर पर नहीं गिरूंगा। वह उस बदतमीज ब्लड वॉल्फ को सबक सिखाने के बजाय नजरअंदाज करने का फैसला करता है। अगले ही पल
किंगयुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वो सुमुक्सु से कहता है, चलो डंगोन में चलते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके सामने आसमान में एक विशाल और भयानक बैंगनी रंग का चक्रवात पोर्टल दिखाई देता है। तीनों शिकारी उस घूमते हुए रहस्यमयी पोर्टल के सामने खड़े हो जाते हैं, जो डंगोन का प्रवेश द्वार है। जैसे ही वे पोर्टल के अंदर कदम रखते हैं, पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। हर तरफ एक अजीब सी गुलाबी और लाल रोशनी छा जाती है। तीनों शिकारी उस जादुई रोशनी के घेरे में आ जाते हैं, मानो डंगोन उनके आने का स्वागत कर रहा हो। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और आसमान से खून जैसी लाल और चमकदार रोशनी की एक विशाल किरण सीधे जमीन पर गिरती है। उस खौफनाक लाल रोशनी के बीच से एक बेहद डरावनी और विशाल आकृति उभरती है। वह बड़े बड़े सींगों वाला एक खतरनाक लाल मॉन्स्टर है, जिसकी आंखें गुस्से से चमक रही हैं। डंगोन में कदम रखते ही उनका सामना इस भयानक शैतान से हो चुका है। तिहार कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर यह सब देखकर ग्रेट झू झाओ गुस्से और डर के मारे अपने हाथ में पकड़े पेन को टेबल पर इतनी जोर से गड़ा देती है कि टेबल पर दरारें पड़ जाती हैं। वह घबराकर खड़ी होती है और चिल्लाती है, शेन्युआन दंजन म्यूटेट हो चुका है। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। वह बताती है कि डंगोन की मुश्किल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यह अब कम से कम रैंक एसएस कठिनाई का बन चुका है। वह अपनी दोनों हथेलियां टेबल पर टिकाती है और हताश होकर झुक जाती है। उसे सुमुक्शु और उसकी टीम की चिंता होने लगती है। वह गहरी चिंता में डूबकर सोचती है कि सुमुक्शु और उसकी टीम की ताकत के बावजूद इस रैंक एसएस के खतरे के सामने वे लोग पूरी तरह खत्म हो सकते। दूसरी तरफ डंगोन के अंदर लाल आंखों वाले भयानक मॉन्स्टर भेड़िए तेजी से दौड़ते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्थिति और भी बदतर हो गई जब टीम ने मुड़कर देखा कि जिस रास्ते से वे अंदर आए थे, वह पोर्टल अब गायब हो चुका था। वे चारों तरफ से डंगोन में बंद हो चुके थे। मॉन्स्टर्स की फौज उन्हें घेरने के लिए करीब आ रही थी। इस मुसीबत को देखकर टीम की लीडर सुमुक्सु आगे बढ़ती है। वह अपनी जादुई छड़ी को हवा में लहराती है, जिससे नीली बर्फीली रोशनी चमकने लगती है। वह जोर से चिल्लाती है, द मॉन्स्टर्स आर कमिंग। छड़ी से बर्फ के नुकीले और विशाल क्रिस्टल्स निकालते हुए वह घबराकर सामने आ रहे मॉन्स्टर्स को देखती है और चिल्लाती है। सामने खड़े मॉन्स्टर्स अपनी पूरी सेना के साथ दहाड़ते हुए सुमुक्सुए और ये किंगयुन की तरफ झपटते हैं। डंगोन की दीवारें उनकी दहाड़ से गूंज उठती हैं। तभी पासा पलटता है। वो लड़का अचानक गुस्से से पागल हो जाता है। उसके शरीर के चारों तरफ एक भयानक लाल और खूनी आभा निकलने लगती है। उसकी नसें फूल जाती हैं, मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं और वो एक बेहद शक्तिशाली ब्लड वल्फ के रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वह आसमान की तरफ मुंह करके एक जोरदार दहाड़ मारता है। वह पूरी तरह अपने ब्लड वल्फ के रूप में आकर चिल्लाता है, ये किंगयुन, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वह ब्लड वल्फ अपनी लाल आंखों और बेकाबू ताकत के साथ सीधे उन मॉन्स्टर्स के झुंड पर भूखे शिकारी की तरह टूट पड़ता है। ब्लड वल्फ पूरी ताकत से आगे छलांग लगाता है और सीधे मॉन्स्टर्स के झुंड के बीच कूद जाता है। चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वह हवा में उड़ते हुए मॉन्स्टर्स और जमीन पर मौजूद दुश्मनों पर एक साथ काल बनकर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ सुमुक्सु अपनी जादुई छड़ी की पूरी शक्ति को जगाती है। डंगोन के भीतर एक जोरदार नीली रोशनी का धमाका होता है और उसकी जादुई शक्ति से बर्फ के बड़े बड़े पंख जैसे क्रिस्टल्स चारों तरफ फैलने लगते हैं। वह अपनी इस बर्फीली मैजिक तकनीक का इस्तेमाल करके सीधे आगे बढ़ रहे मॉन्स्टर्स पर वार करती है। धमाका इतना तेज होता है कि चारों तरफ धूल और मलबे का गुबार उड़ने लगता है। मॉन्स्टर्स इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाते और बर्फीले जादुई तीरों की बौछार सीधे उनके सीने पर जाकर लगती है। बर्फीले क्रिस्टल्स के प्रहार से कई मॉन्स्टर्स हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। लेकिन इस डंगोन की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही धूल थोड़ी शांत होती है, ब्लड वल्फ चारों तरफ देखता है और उसका हौसला टूटने लगता है। मॉन्स्टर्स की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे अब भी डंगोन के अंधेरे कोनों से निकल कर चले आ रहे थे। मॉन्स्टर्स के इस अंतहीन सैलाब को देखकर ब्लड वल्फ गुस्से और हताशा में अपने दांत पीसते हुए चिल्लाता है, सत्यानाश हो। अपनी भारी आंखें उन पर टिकाता है, जहां सामने घूरते हुए डरावने मॉन्स्टर्स रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी गिनती करना अब नामुमकिन था। स्थिति को पूरी तरह हाथ से निकलता देख वह बेबसी में दहाड़ता है, इन मॉन्स्टर्स की गिनती तो खत्म ही नहीं हो रही। अब मैं इन्हें और ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। मॉन्स्टर्स अब उसके बिल्कुल करीब आ चुके थे और ब्लड वल्फ की ताकत भी धीरे धीरे जवाब दे रही थी। मक्शुई अपनी आखिरी ताकत समेटती है और सामने एक चमकदार सुनहरी जादुई ढाल खड़ी कर देती है। लेकिन मॉन्स्टर्स का प्रहार इतना भयानक था कि वो ढाल भी उस वार को झेल नहीं पाती। जादुई ढाल को तिनके की तरह बिखरते देख सुमुक्सु की आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती हैं। वो बुरी तरह जख्मी होकर सीधे जमीन पर जा गिरती है। उसका पूरा चेहरा धूल और मिट्टी से सन जाता है। अपनी मौत को बिल्कुल सामने खड़ा देखकर वह टूटती हुई सांसों के साथ सोचती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी सुपरिवार की लाडली और सम्मानित बेटी को आज इस अंधेरे डंगोन में इस तरह तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। बुझती हुई आंखों से वह सामने खड़े सफेद बालों वाले ये चिंगयुन की पीठ को देखती है और आखिरी उम्मीद के साथ उसे पुकारती है, भाई ये तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। हमारी फिक्र मत करो, हमारे बारे में बिल्कुल मत सोचो, बस अपनी जान बचाओ। हमारा हीरो वहां से भागने वालों में से नहीं था। उसके चेहरे पर डर का एक कतरा तक नहीं था। वो ठंडे दिमाग से अपने सामने चमकते सिस्टम पैनल को देखता है और सोचता है, अपनी असली ताकत को परखने का इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं हो सकता। एक पल गंवाए वो सीधे सिस्टम इंटरफेस को कमांड देता है और धड़ाधड़ अपने सारे स्किल पॉइंट्स एलोकेट करने लगता है और देखते ही देखते उसका लेवल सीधे 300 पार कर जाता है।
चारों तरफ एक ऐसी गजब की सुनहरी एनर्जी ब्लास्ट होती है कि पूरा डंगौन कांप उठता है। हीरो के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आती है, उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं और वो अपनी सबसे खतरनाक स्किल एक्टिवेट करता है। पोर्टल ओपन, समन 3 रैंक SS अनडेड मोनार्क्स। हालत में जमीन पर पड़ी सुमुक्षु अपनी आखिरी उम्मीद खो चुकी थी। उनके साथ आया ताकतवर ब्लड वुल्फ भी लहूलुहान होकर जमीन पर ढेर हो चुका था। खूंखार मॉन्स्टर्स का झुंड ठीक उनके सामने घात लगाए बैठा था। अपनी जान की फिक्र किए बिना वो दोनों सामने खड़े सफेद बालों वाले योद्धा को देखते हैं और पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, भाई ये तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। ये हीरो बनने का वक्त नहीं है, बस अपनी जान बचाओ। हमारा हीरो वहां से भागने वालों में से नहीं था। उसके चेहरे पर डर का एक कतरा तक नहीं था और वो गरजता है, अनडेड डिजास्टर। पोर्टल ओपन, समन 3 रैंक SS अनडेड मोनार्क्स। हमें एक के बाद एक कई रहस्यमयी पर्पल पोर्टल्स खुल जाते हैं एंड डंगोन के खंडहरों के बीच चारों तरफ एक के बाद एक कई रहस्यमयी पर्पल पोर्टल्स खुल जाते हैं। ये सब देखकर सुमुक्षु और ब्लड वुल्फ के होश उड़ जाते हैं। अपनी फटी आंखों से इतने सारे पोर्टल्स को देखकर सुमुक्षु चिल्लाती है, इतने सारे पोर्टल्स। ब्लड वुल्फ हैरान होकर कहता है, ये तो कोई समनिंग स्किल है। पोर्टल से निकलने वाली भयानक एनर्जी को महसूस करके सुमुक्षु पूरी तरह थर-थर कांपने लगती है और सोचती है, इस एनर्जी का उतार चढ़ाव इतना ज्यादा खतरनाक है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो हैरान होकर खुद से पूछती है, लेकिन वो तो सिर्फ एक F रैंक का मेज है, फिर वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? ऐसा तो आज तक कभी सुना ही नहीं गया। उन चमकते पर्पल पोर्टल्स के अंदर से कंकाल वाले खूंखार हाथ बाहर निकलते हैं और एक एक करके अनडेड वॉरियर्स हवा में तैरते हुए बाहर आने लगते हैं। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। ये कोई 2-4 अनडेड नहीं थे। पोर्टल से सीधे अनडेड वॉरियर्स की एक पूरी की पूरी खूंखार फौज मार्च करते हुए बाहर निकलती है और मौत के इस पूरे सैलाब को समन करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो किंग युन था। पर्पल पोर्टल्स को देखकर ब्लड वुल्फ के होश उड़ जाते हैं। वो हैरान होकर चिल्लाता है, इतने सारे अनडेड, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो गुस्से और खौफ में दहाड़ता है, आखिर इसके स्किल का लेवल क्या है? सुमुक्षु भी पूरी तरह हैरान थी। वो सोचती है, कम से कम लेवल 100, लेकिन इसे इतने सारे स्किल पॉइंट्स मिले कहां से? 24 घंटे डंगोन में घिसने के बाद भी इतना मुमकिन नहीं है। तभी हमारा हीरो किंग युन अपनी ठंडी और कातिलाना आंखों से देखता है और सीधे हुक्म देता है, इन सब का नामो निशान मिटा दो। हुक्म मिलते ही अनडेड वॉरियर्स की वो खूंखार फौज तलवारें और ढाल लहराते हुए आगे बढ़ती है। हवा में तलवारों की चीख गूंज उठती है और एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। वो अनडेड वॉरियर्स भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगती हैं और सीधे मॉन्स्टर्स के सीने को चीरते हुए उनकी तलवारें आर पार हो जाती हैं। अब इस तबाही से दुश्मनों का बचना नामुमकिन था। मैदान में मची उस तबाही को देखकर ब्लड वुल्फ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दंग होकर कहता है, कितना भयानक है ये। अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो कांपती आवाज में आगे बोलता है, ये समनिंग स्किल तो सीधे एक टॉप टियर रैंक SS प्रोफेशनल के बराबर है। दूसरी तरफ सुमुक्षु के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वो बेहद खुश और हैरान होकर कहती है, ब्रदर ये सच में कमाल है। वो गर्व से उनकी तरफ देखती है और सोचती है, अगर बेयू के सारे जीनियसों को भी मिला लिया जाए तो भी उनका रैंक सबसे ऊपर होगा। मैदान में चारों तरफ भयंकर युद्ध छिड़ चुका था और दुश्मन एक एक करके ढेर हो रहे थे। तभी अचानक सामने एक चमकदार सिस्टम विंडो पॉप अप होती है जिस पर लिखा आता है, बधाई हो, आप लेवल 18 पर पहुंच चुके हैं। ये देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ता है। हा, उसके चेहरे पर एक शातिर और आत्मविश्वासी मुस्कान आ जाती है। वो जोश में भरकर कहता है, ओह हाँ, बस थोड़ा सा और। मुस्कुराते हुए अपने आगे के प्लान के बारे में सोचता है। लेवल 20 पर पहुंचते ही मैं अपना सेकंड जॉब चेंज कर सकता हूँ। अब उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। वो बेहद रिलैक्स होकर कहता है, चलो कल का मॉक एग्जाम तो अब पूरी तरह अपनी जेब में है। अपनी ताकत को याद करते हुए पूरी ताकत से हंसता है और कहता है, इस एग्जाम के टॉप 3 स्टूडेंट्स को सीधे स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में एंट्री मिलेगी। अंत में वो गंभीर होते हुए खुद से वादा करता है, और अगर वहां परफॉर्मेंस अच्छी रही तो गाओकाओ के मेन एग्जाम में सीधे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। वो मन में सोचता है, इस स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में पूरे बेयू क्षेत्र से चुन चुनकर जीनियसों को इकट्ठा किया जाता है। एक से बढ़कर एक धुरंधर आने वाले थे। वो आगे सोचता है, वो सब के सब अपने आप में टॉप नॉच मास्टर्स हैं। बात को याद करते हुए वो गहरी सोच में डूब जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे उन योद्धाओं की ताकत का अंदाजा था। वो आंखें बंद किए हुए ही सोचता है, वो ऐसी अजय ताकतें हैं जिन्हें हराना नामुमकिन सा है। तभी उसके दिमाग में 2 नाम कौंधते हैं। वो बुदबुदाता है, शाओरैन, ये वॉनर। वो अपनी तीखी और चमकदार नीली आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर एक गजब का एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो सीधे सामने देखते हुए एक दमदार और चैलेंजिंग टोन में कहता है, लेकिन जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाथ आगे बढ़ाता है और सीधे चुनौती देते हुए कहता है, तुम में से कोई भी इस स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में कदम तक नहीं रख पाएगा। कोहरे और धुएं को चीरती हुई एक बेहद विशाल और भयानक मॉन्स्टर की परछाई उसके पीछे उभरती है, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तरफ लाल आंखों वाले मॉन्स्टर्स की एक पूरी फौज खड़ी थी, जिसके बीच में एक शक्तिशाली योद्धा जलती हुई तलवार लेकर आग उगलते घोड़े पर सवार था। वो योद्धा अपनी तलवार हवा में लहराता है और अपने खतरनाक इरादों के साथ तेजी से आगे बढ़ता है। उसके पीछे कंकालों की एक अनंत सेना मार्च कर रही थी, मानो पूरी मौत की सेना ही मैदान में उतर आई हो। वो सेना इतनी बेरहम थी कि सामने आने वाले दुश्मनों को पल भर में राख बनाकर हवा में उड़ा रही थी। तभी
अचानक माहौल और गंभीर हो जाता है। वो खूंखार भेड़ियानुमा योद्धा चौंकते हुए कहता है, एक शेनयुआन बॉस सामने आया है। वो उस बॉस की ताकत को भांपते हुए घबराकर चिल्लाता है, ये तो एसएस रैंक का है। उसे अपने साथियों की फिक्र होने लगती है। वो चिंता में डूबा हुआ कहता है, भाई ये के स्केलेटन्स शायद अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे तरफ। वो लड़की बेहद डरी हुई और असहाय महसूस करती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, वो एलीट मॉन्स्टर्स सबके सब एस रैंक के हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती आवाज में अपनी कमजोरी स्वीकार करती है। उनमें से हर एक मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अब पूरी तरह उम्मीद खो चुकी थी। वो रोते हुए बेहद मायूस होकर कहती है, सब कुछ खत्म हो गया। पुरानी भयानक यादों में खोते हुए कहती है, पिछली बार जब शेनयुआन दुनिया ने किसी देश पर हमला किया था, उसकी आंख सामने वो खौफनाक मंजर तैरने लगता है। वो कांपती मगर गंभीर आवाज में कहता है, वो पूरा का पूरा देश दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया था, पूरी तरह तबाह हो गया था। उसकी आंखों की पुतलियों में जलते हुए शहर और उस तबाही का खौफनाक अक्स साफ दिखाई दे रहा है। वो खुद से एक बड़ा सवाल पूछता है, क्या हम बेयू के लोग भी इस बार वही पुरानी गलती दोहराने जा रहे हैं? तभी उस काले घने कोहरे और धुएं को चीरते हुए आग उगलते घोड़े पर सवार वो रहस्यमयी योद्धा अपनी जलती हुई तलवार लेकर आगे बढ़ता है, मानो इस तबाही को रोकने का आखिरी रास्ता वही हो। तबाही को करीब आते देख सुमुक्षुए बुरी तरह घबरा जाती है। वो हीरो की आंखों में देखते हुए बेहद मिन्नत भरे अंदाज में कहती है, मेरी बात सुनो। उसका हाथ थामने की कोशिश करती है और रोते हुए गिड़गिड़ाती है, प्लीज यहाँ से जल्दी भागने का कोई रास्ता ढूंढो। उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हीरो का कपड़ा कसकर पकड़ लेती है और कहती है, अगर तुम यहाँ रुके आंखों से आंसू छलकने वाले होते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, तो तुम सिर्फ अपनी जान गंवाओगे। तुम्हारी ये कुर्बानी पूरी तरह बेकार जाएगी। दूसरी तरफ वो भेड़ियानुमा योद्धा भी अपना सिर पकड़कर परेशान हो जाता है। वो उनकी बात का समर्थन करते हुए कहता है, ये बिल्कुल सच कह रही है। बेबसी से चिल्लाता है, ये बॉसेस और एलीट मॉन्स्टर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। फुमुक्षुए एक बार फिर हीरो के पीछे खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ती है और उसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहती है, जब तक तुम्हारे पास कोई एसएसएस रैंक की जॉब न हो। बहुत ही मायूस होकर अपना सिर झुका लेती है और कहती है, तब तक तुम उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं रोक पाओगे। तुम्हारा रुकना खुदकुशी होगी। इन सब बातों से बेअसर वो रहस्यमयी योद्धा जलती हुई तलवार लिए हड्डियों के ढेर के बीच खड़ा रहता है, मानो वो मौत को सीधी चुनौती देने के लिए तैयार हो। हीरो की आंखें चमक उठती हैं। वो बिना किसी डर के शांत आवाज में खुद से कहता है, सिर्फ इन स्केलेटन सोल्जर्स के दम पर वाकई जीतना नामुमकिन है। सामने खड़े दुश्मनों को देखता है और मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी करता है, क्योंकि ये बॉस सचमुच बहुत ज्यादा ताकतवर है। अपनी में एक खतरनाक चमक लाते हुए वो मन ही मन तय कर लेता है, और अगर इसमें इन एलीट मॉन्स्टर्स को भी जोड़ दिया जाए तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। तभी अचानक उसके चारों तरफ से खून जैसी लाल रोशनी के विशाल खंभे आसमान की तरफ उठने लगते हैं, मानो कोई तबाही आने वाली हो। अपने दोनों हाथ फैलाता है। उसकी बॉडी से एक गजब की एनर्जी निकलती है और वो पूरी ताकत से दहाड़ता आसमान में काले और लाल बादलों का सैलाब आ जाता है और वो बिजली की कड़कड़ाहट के बीच चिल्लाता है। जागुन फट जाती है। लाल रोशनी के बीच एक भयानक साया उभरता है और हीरो हुक्म देता है, मेरे अनडेड मोनार्क, और जादुई आसमान के नीचे अपनी पीठ दिखाए खड़ा वो योद्धा दोनों हाथ उठाकर पूरी कायनात को हिला देने वाली टोन में दोबारा चिल्लाता है। जागो आसपास के सारे पत्थर और चट्टानें हवा में तैरने लगती हैं। उसकी केप हवा में लहराती है और वो अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को पूरी तरह आजाद करते हुए गरजता है। मेरे अनडेड मोनार्क ही ये भयंकर ताकत देखकर उसके टीममेट उस खूंखार ब्लड वुल्फ के भी पसीने छूट जाते हैं। वो खौफ से कांपते हुए मन ही मन कहता है, ये कैसी भयानक एनर्जी है। तभी सुमुक्षुए की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरान होकर चिल्लाती है, ये तो रैंक एसएस लेवल की पावर है। तभी आसमान का रंग पूरी तरह लाल हो जाता है और बादलों को चीरता हुआ एक बर्फीला कंकाल ड्रैगन जमीन पर उतरता है। इतना जबरदस्त होता है कि चारों तरफ की जमीन फट जाती है और धूल का एक बवंडर उठ खड़ा होता है। उस लाल धुएं को चीरते हुए दो बेहद शक्तिशाली और खूंखार स्केलेटन किंग्स बाहर निकलते हैं, जिनकी दहशत ही अलग। तीनों महाशक्तिशाली क्रिएचर्स घुटनों के बल बैठ जाते हैं और पूरी वफादारी से कहते हैं, मालिक। सामने खड़े उस जादुई हीरो को देखते हुए वो झुककर पूछते हैं, हमारे लिए क्या हुक्म है? बेहद शांत और डोमिनेटिंग अंदाज में अपनी उंगली से इशारा करता है और बर्फीली आवाज में ऑर्डर देता है, सामने खड़े इन सारे मॉन्स्टर्स का नामो निशान मिटा दो। हुक्म मिलते ही कंकाल ड्रैगन दहाड़ता है और वो राजा अपनी आंखें चमकाते हुए कहता है, जो आज्ञा। मालिक। मिलते ही पहला स्केलेटन किंग अपनी भारी तलवार हवा में लहराता है और हमले के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरा जादुई राजा अपनी स्टैफ उठाकर आसमान की तरफ करता है और उसकी आंखों से नीली आग की लपटें निकलने लगती हैं। पलक झपकते ही आसमान से जादुई नीले तीरों की एक भयानक बारिश होने लगती है, जो सीधे दुश्मनों पर बरसती है। तभी एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और नीली रोशनी का बवंडर पूरे मैदान को अपनी चपेट में ले लेता है। कंकाल ड्रैगन आसमान से नीली आग की ऐसी भयंकर सांस छोड़ता है कि पूरी विलन आर्मी पल भर में भस्म हो जाती है। सब देखकर हीरो का टीममेट वो ब्लड वुल्फ पूरी तरह शॉक में आ जाता है और कांपते हुए कहता है, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरा मैदान साफ कर दिया। मुक्षुए आसमान में उड़ती हुई जादुई चिंगारियों को देखती रह जाती है और हैरान होकर कहती है, ये तो हद से ज्यादा ताकतवर हैं। मैदान में मची उस भयानक तबाही की गूंज सीधे डेमन किंग के महल तक पहुंचती है और वो चौंक कर कहता है,
क्या अपने बड़े बड़े पंख फैलाए। वो खूंखार डेमन किंग गुस्से से लाल हो जाता है और भारी आवाज में गरजता है। इंसानों ने एक और कमाल का योद्धा पैदा कर दिया है। उसकी आंखों में गुस्सा और खौफ साफ दिखने लगता है। वो बेहद क्रूर अंदाज में हुक्म देता है, उसका नाम तुरंत हमारी असैसिनेशन लिस्ट में डाल दो। अपनी उस जलती हुई लाल आंख को पूरी तरह खोलते हुए वो गुस्से में चिल्लाता है, और डैक्सिया के सीक्रेट एजेंट्स को तुरंत उसे खत्म करने के लिए रवाना करो। तभी एक रहस्यमयी लाल स्क्रॉल पर चमकते हुए अक्षरों में हीरो का नाम आ जाता है और एक खौफनाक आवाज गूंजती है, ये किंग यून। एरिया पूरी तरह सुरक्षित है। तभी मैदान के बीचों बीच एक रहस्यमयी पर्पल पोर्टल खुलता है और सिस्टम अनाउंस करता है, ये किंग यून, एक्सेस लॉक्ड। बैठी लॉर्ड झुझाओ हैरान होकर पोर्टल की तरफ देखती हैं, क्योंकि उस चमकते पोर्टल से धीरे धीरे 3 साए बाहर आने लगते। पोर्टल की तेज रोशनी कम होती है और लॉर्ड झुझाओ खुशी से चिल्ला उठती हैं। वो सच में कामयाब हो गए। पोर्टल से हमारा हीरो अपनी टीम और उस ब्लड वुल्फ के साथ सही सलामत वापस लौट आता है। हीरो को सामने देखकर लॉर्ड झुझाओ की आंखों में सुकून आ जाता है और वो राहत की सांस लेते हुए कहती हैं, भगवान का शुक्र है। मुस्कुराती हैं और दिल से कहती हैं, अच्छा लगा देखकर कि तुम सब सही सलामत वापस। तभी लॉर्ड झुझाओ उत्सुकता से आगे बढ़ती हैं और सीधे हीरो से पूछती हैं, आखिर डंजन के अंदर हुआ क्या था। वहाँ खड़े मास्टर को देखते हुए सुमुक्सु आगे आती है और पूरे आदर के साथ कहती है, मास्टर। वो आगे बताती है, वहाँ हालात इतने खराब थे कि ब्लड वुल्फ और मैं दोनों ही दुश्मनों के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे। तभी वो मुस्कुराते हुए हीरो की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन ऐन वक्त पर ये किंग यून ने आकर पूरी बाजी ही पलट दी। सुमुक्सु की बात सुनकर लॉर्ड झुझाओ खुशी से किंग यून की पीठ थपथपाती हैं और पूरे जोश में कहती हैं, किंग यून, मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी। तभी वो हवा में अपना हाथ लहराती हैं और उनकी उंगलियों से जादू की 3 नीली चाबियां निकलती हैं। ये लो, ये तियानकोंग टावर का तुम्हारा पास है। चाबियों को देखते ही सुमुक्सु हैरान होकर कहती है, ये तो डैक्सिया का सबसे बड़ा और खास लेवलिंग सेंचुरी है। आसमान को छूता वो रहस्यमयी तियानकोंग टावर बादलों के बीच चमक रहा होता है, जहाँ सिर्फ 40 से 50 लेवल के प्लेयर्स ही कदम रख सकते हैं। माना जाता है कि इस गगनचुंबी टावर की 100वीं मंजिल पर सीधे ग्रेट एम्परर की सबसे कीमती विरासत छिपी हुई है। किंग यून उस टावर के बारे में सोच ही रहा होता है कि लॉर्ड झुझाओ कहती हैं, लेकिन सदियों से वहां कोई नहीं पहुंच पाया। वो बेहद संजीदा होकर आगे कहती हैं, वो इस पूरी दुनिया का सबसे सुप्रीम और ताकतवर इंसान था। अपनी नजरों को झुकाते हुए वो एक गहरी सांस लेती हैं और कहती हैं, जिसके सामने मैं भी बहुत पीछे छूट जाती हूँ। सुमुक्सु आगे बढ़ती है और सीधे हीरो से कहती है, ब्रदर, ये जियांगचिंग चेंगजू टोकन संभालो। वो आदर के साथ टोकन देते हुए आगे बताती है, अब तुम मॉक एग्जाम और गाओकाओ टेस्ट के लिए पूरी तरह एलिजिबल हो चुके हो। किंग यून मुस्कुराते हुए सुमुक्सु के हाथों से उस सुनहरे टोकन को लेता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरकार सही समय पर उसका लेवल 20 हिट हो चुका था। टोकन को देखते हुए किंग यून के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो जोश में कहता है, अब वक्त आ गया है अपनी क्लास बदलने का। अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है एक बेहद आलीशान और चमचमाते हुए क्रिस्टल हॉल में, जहां चारों तरफ जादुई नीले क्रिस्टल्स की कतारें लगी होती हैं। लेकिन तभी वहां एक भारी भरकम बॉडीगार्ड लोगों को धक्का देते हुए चिल्लाता है, रास्ते से हट जाओ, तुम नीच लोगो। वो गुस्से में सबको हटाते हुए कहता है, यंग मास्टर लू को यहाँ बहुत जरूरी काम है। तभी कैमरे का फोकस सीधे हमारे हीरो किंग यून पर जाता है, जो हुडी पहने बेहद शांत खड़ा है। वो अपनी तीखी नजरों से देखते हुए ठंडे दिमाग से सोचता है, तो ये लोग बीच में लाइन काटने आए हैं। सबको लाइन से हटाते हुए वो भारी भरकम बॉडीगार्ड किंग यून के पास आता है और अकड़कर कहता है, ए बच्चे, किंग यून जब अपनी जगह से टस से मस नहीं होता तो वो चिढ़कर उसके मुंह के पास आता है। क्या तूने सुना नहीं जो मैंने अभी कहा। वो पूरी ताकत से किंग यून पर चिल्लाता है, चल तुरंत यहाँ से दफा हो जा। उसकी इतनी बकवास सुनने के बाद किंग यून अपनी गर्दन घुमाता है और बड़े शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहता है, माफ करना। वो उस बॉडीगार्ड की आंखों में आंखें डालता है और अपनी तीखी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मेरा यहाँ से हटने का बिल्कुल मन नहीं है। वहाँ का शोर शराबा सुनकर आखिरकार हॉल के इंचार्ज यानी थर्ड अंकल बाहर आते हैं और गुस्से में कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ, इतना शोर क्यों मचा रखा है। तभी वो अमीर घमंडी लड़का अपनी उंगली किंग यून की तरफ उठाता है और मासूम बनते हुए शिकायत करता है, थर्ड अंकल, इस मामूली इंसान ने बीच में आकर लाइन काटी है। मैं तो बस इसे तमीज सिखाने आया था, लेकिन इसकी हिम्मत देखिए, ये आगे से मुझसे जुबान लड़ा रहा है। अपने भतीजे की ये झूठी कहानी सुनते ही थर्ड अंकल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हैं, इसकी इतनी मजाल। वो बिना सोचे समझे तुरंत अपने हाथ से इशारा करते हैं और दहाड़ते हैं, गार्ड्स, इस बदतमीज और आम से दिखने वाले लड़के को तुरंत पकड़ लो। किंग यून बिना डरे अपनी जेब से वो सुनहरा टोकन निकालता है और ठंडे लहजे में कहता है, ये टोकन, क्या तुम इसे पहचानते हो। अगले ही पल किंग यून के हाथ में वो टोकन किसी सूरज की तरह चमकने लगता है, जिसकी सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल जाती है। उसे देखते ही थर्ड अंकल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें खौफ और सदमे से फटी की फटी रह जाती हैं। वो मन ही मन कांपते हुए सोचते हैं, ये तो साक्षात चेंगजू टोकन है, और इस टोकन को सामने देखने का मतलब है खुद सिटी लॉर्ड के सामने खड़ा होना। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। थर्ड अंकल का सारा गुस्सा
किंग यून से हटकर सीधे अपने उस घमंडी भतीजे पर फूट पड़ता है और वो उसे पीछे धकेलते हुए चिल्लाते हैं, निकम्मे। वो गुस्से में आपा खो देते हैं और दहाड़ते हैं, शर्मनाक। वो अपने भतीजे को धक्का देकर सीधे फर्श पर गिरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हें इंसानों की रत्ती भर भी परख नहीं है। वो अमीर शहजादा पीठ के बल सीधा संगमरमर के फर्श पर जा गिरता है और उसका सारा घमंड एक पल में चूर चूर हो जाता है। और फिर वही रौबदार थर्ड अंकल किंग यून के सामने पूरी तरह झुक जाते हैं और कांपती आवाज में माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए सर। झुककर इज्जत से कहते हैं, आदरणीय महोदय, कृपया आप अपनी क्लास बदलने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें। किंग यून शांत कदमों से आगे बढ़ता है और उस हॉल के बीचों बीच रखे महाविशाल जादुई क्रिस्टल पर अपना हाथ रख देता है। तभी अचानक एक खौफनाक धमाका होता है। क्रिस्टल से नीली ऊर्जा की एक ऐसी विशाल दीवार निकलती है जो सीधे छत को फाड़कर आसमान को चीर देती है। पूरा इलाका इस ताकतवर जादुई रोशनी से दहल उठता है। रोशनी का गुबार जब छंटता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। किंग यून के सिर पर नीले क्रिस्टल्स का एक चमचमाता हुआ शाही ताज आ चुका था। ये महा अवेकनिंग देखकर उस घमंडी लड़के की रूह कांप जाती है। वो फटी आंखों से देखता हुआ पागलों की तरह चिल्लाता है, ये तो एसएसएस रैंक का जॉब चेंज है, ये कैसे मुमकिन है। उस अमीर आदमी का दिल बैठ जाता है और वो अपना सीना पकड़कर चीख पड़ता है, मैंने इतनी भारी कीमत चुकाकर जो जुक्सिंग क्रिस्टल खरीदा था, वो सिर्फ इसके एक हल्के से टच से कांच की तरह चकनाचूर हो गया। तभी हवा में एक चमकदार सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। बधाई हो, आपने हासिल किया है एसएसएस रैंक का बिंग फेंग क्राउन। और इतना ही नहीं, किंग यून के पास जमा थे पूरे 4,10,000 अनयूज्ड स्किल पॉइंट्स। किंग यून एक शातिर मुस्कान के साथ सोचता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये एक आइस टाइप स्किल होगी। वो बिना एक सेकंड गंवाए हवा में हाथ उठाता है, सिस्टम सारे पॉइंट्स इसी स्किल में डाल दो, एलोकेट पॉइंट्स। और फिर जो धमाका होता है उससे पूरा सिस्टम कांप उठता है। स्क्रीन फ्लैश होती है। बिंग फैंग क्राउन सीधे लेवल 400 पर। आइज एफिनिटी 400 गुना बढ़ चुकी है। लेवल 400 होते ही किंग यून के शरीर से नीली आग जैसी गॉड लेवल ऊर्जा निकलने लगती है। वो पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाता है, सिस्टम की बदौलत अब मेरी स्किल पावर सीधे 4,000% बढ़ चुकी है। अब मैं इस दुनिया में इनविंसिबल हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक आलीशान पेंट हाउस का दरवाजा खुलता है। वहाँ एक रसूखदार आदमी सूट बूट पहने बहुत ही गंभीर चेहरे के साथ बैठा था। वो जियाओ रैन को देखते ही कड़क आवाज में पूछता है, क्या तुम कल होने वाले मॉक एग्जाम के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो? जियाओ रैन अपनी चमकती हुई आर्म को देखता है और पूरे एटीट्यूड में जवाब देता है, पिताजी फिक्र मत कीजिए, मेरी सारी स्किल्स इस वक्त लेवल 30 पर पहुंच चुकी हैं। पूरे जियांगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। ये सुनते ही उसका बाप घमंड से हंस पड़ता है, हा हा हा, शानदार, तुम सच में मेरी जियाओ फैमिली के सबसे जांबाज ड्रैगन हो। और अपनी जेब से एक दहकता हुआ लाल स्क्रॉल निकालते हुए कहता है, बस किसी भी रिस्क से बचने के लिए तुम ये लेवल 200 का यानबाओ स्किल स्क्रॉल अपने पास रख लो। लेवल 200 का नाम सुनते ही जियाओ रैन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लालच और खुशी से कांपते हाथों से उसे थामता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। वो बिना एक पल गंवाए उस चमकीले स्क्रॉल को खोलता है और उसकी लाल रोशनी जियाओ रैन के चेहरे पर साफ चमकने लगती है। वो एक बेहद खूंखार और शातिर मुस्कान के साथ हमारे हीरो का नाम बड़बड़ाता है, ये किंग यून। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। वो चिल्लाकर कहता है, कल मैं तुम्हें अपने पैरों पर गिरकर रहम की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। अगले दिन मॉक एग्जाम का बड़ा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ बस शोर ही शोर था और माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ था। तभी वहां एंट्री होती है जियाओ रैन की, जिसके हाथों में हाथ डाले कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो किंग यून की मतलबी एक्स गर्लफ्रेंड वायर चल रही थी। वायर बड़े प्यार से चिपकते हुए कहती है, ब्रदर जियाओ रैन, आप सच में कमाल हो। वो अपनी कातिलाना आंखों से उसे देखते हुए आगे कहती है, आपने सिर्फ एक ही दिन में लेवल 15 हासिल कर लिया, जबकि मैं तो अभी सिर्फ लेवल 12 पर ही रुक गई हूँ। ये सुनकर जियाओ रैन अपने बालों में हाथ फेरते हुए पूरे घमंड से मुस्कुराता है और कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। फिर उसकी आंखों में एक कमीनी चमक आती है और वो अपने मन में सोचता है, आज मैं उस रैंक एफ के कचरे यानी ये किंग यून को दुनिया के सामने अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। जियाओ रैन का ये तेवर देखकर वायर भी पीछे नहीं रहती। वो अपनी बेशर्म मुस्कान के साथ चहकते हुए कहती है, उस कचरे किंग यून की बात कर रहे हो? वो तो ब्रदर जियाओ रैन के जूते चाटने के लायक भी नहीं है। तभी दर्शकों के बीच बैठे लड़के चिल्ला उठते हैं, देखो वो जियाओ रैन है, मैंने सुना है कि वो पहले ही लेवल 15 पर पहुंच चुका है। दूसरा लड़का हैरान होते हुए कहता है, क्या? जहां तक मुझे याद है इस हाई स्कूल के मॉक एग्जाम का अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड सिर्फ लेवल 14 था। इस लड़के ने तो इतिहास ही बदल दिया। पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। लोग दीवाने हुए जा रहे थे। हर कोई बस यही कह रहा था कि इस बार के मॉक एग्जाम में फर्स्ट प्लेस तो पक्का जियाओ रैन की ही होगी और सेकंड प्लेस उसकी गर्लफ्रेंड वायर की। लोग जोश में चिल्लाते हैं, आखिरकार इस पूरे साल में सिर्फ इन दोनों के पास ही तो रैंक एस प्रोफेशन है। तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट करने वाले सर माइक संभालते हैं और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। वो गंभीर आवाज में घोषणा करते हैं, मैं ऐलान करता हूँ कि जियांगचेंग नंबर 1 हाई स्कूल का 25वां मॉक एग्जाम आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। जैसे ही एग्जाम शुरू होने का ऐलान होता है, स्टेडियम के बीचों बीच एक धमाकेदार एंट्री होती है। काले और नीले रंग के आलीशान केप में कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो किंग यून स्टेज की तरफ बढ़ता है। उसे देखते ही प्रिंसिपल गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और अपनी जगह से खड़े होकर चिल्लाते हैं, ये किंग यून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल बिना रुके सब लोगों के सामने उसे बेइज्जत करते हुए कहते हैं,
तुम्हें तो स्कूल से पहले ही निकाला जा चुका है। तुम्हारे पास इस मॉक एग्जाम में बैठने की कोई औकात नहीं है। पूरी भीड़ किंग यून का मजाक उड़ाने ही वाली होती है कि तभी किंग यून हवा में एक चमकता हुआ टोकन लहराता है और बड़े शांत स्वभाव से कहता है, माफी चाहता हूँ सर, लेकिन मैं यहाँ सिटी लॉर्ड के मेंशन से मिले स्पेशल कोटे के स्पॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिटी लॉर्ड का वो शाही मेडल देखकर प्रिंसिपल के होश उड़ जाते हैं। किंग यून अपनी कातिलाना नीली आंखों से सीधे प्रिंसिपल की आंखों में देखता है और एक शातिर मुस्कान के साथ कहता है, बुढ़े, क्या तुम्हें इससे भी कोई दिक्कत है? वो अपनी उंगली किंग यून की तरफ उठाते हुए कहते हैं, तुम अपने बड़ों का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तमीज भूल गए हो क्या? गुस्से से पागल होकर प्रिंसिपल सीधे सीधे धमकी दे डालते हैं, सिटी लॉर्ड का कोटा गया तेल लेने। मैं इसी वक्त तुम्हारा एग्जाम का क्वालिफिकेशन कैंसिल करता हूँ। तुम ये एग्जाम नहीं दोगे। लेकिन किंग यून के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। वो बड़े आराम से अपने हुड को संभालता है और उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। वो बिना डरे बेहद शांत और ठंडी आवाज में कहता है, सिटी लॉर्ड के मेंशन का स्पॉट, और तुम उसे कैंसिल करोगे? किंग यून सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इसे रद्द करने की औकात नहीं है तुम्हारी। किंग यून का रौब देखकर पूरा स्टेडियम सन था। लेकिन तभी बैकग्राउंड में भारी कदमों की आवाज गूंजती है। सफेद और काले रंग के शाही कोट में लाल आंखों वाला एक खूंखार शख्स स्टेज की तरफ बढ़ता है। वो गुस्से से सीधे किंग यून की आंखों में देखता है और गरजते हुए कहता है, प्रिंसिपल की औकात नहीं है तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं इस शहर का वाइस सिटी लॉर्ड की एंट्री से स्टेडियम का पूरा माहौल ही बदल जाता है। दोनों की आंखों से मानो बिजली की चिंगारियां निकलने लगती हैं। वाइस सिटी लॉर्ड पूरे स्टेडियम के सामने चिल्लाकर कहता है, तुम्हारा ये चेंगझुल टोकन असली नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो सीधे किंग यून पर चोरी का आरोप लगाते हुए कहता है, मेरे पास पूरा भरोसा करने की वजह है कि तुमने इसे चुराया है। हाथ पीछे बांधकर वो बेहद घमंडी आवाज में किंग यून को हुक्म देता है, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? ये तमाशा देखकर वो बुढ़ा प्रिंसिपल कोने में बैठकर अपनी शातिर मुस्कान के साथ मजे लेने लगता है। चोरी का इल्जाम सुनकर किंग यून के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है। वो अपनी जेब से उस टोकन को निकालता है जो सोने की तरह चमकने लगता है। उसकी चमक से वाइस सिटी लॉर्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किंग यून कड़क आवाज में कहता है, इस टोकन को देखना खुद सिटी लॉर्ड को देखने के बराबर है। और फिर किंग यून उस चमकते हुए टोकन को हवा में लहराता है। पूरे स्टेडियम के सामने वो दहाड़ता है, तुम दोनों बूढ़े खूंटो, क्या तुम सीधे सीधे बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? किंग यून का ये खतरनाक तेवर देखकर वाइस सिटी लॉर्ड का ईगो पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से से पागल होकर चिल्लाता है, जिद्दी बेवकूफ। वो अपनी उंगली किंग यून की तरफ उठाता है और पूरे गुस्से में अपनी आर्मी को हुक्म देता है, गार्ड्स आगे बढ़ो और इस लड़के को इसी वक्त नीचे गिराओ, इसे अरेस्ट कर लो। माहौल एकदम जंग के मैदान जैसा हो जाता है। गार्ड्स आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी बैकग्राउंड में भारी जूतों की आवाज गूंजती है। रुको! एक रहस्यमयी शख्स लंबे नीले ट्रेंच कोट में पूरे स्वैग के साथ एंट्री लेता है। उसकी एक आवाज से पूरा स्टेडियम ठहर जाता है। वाइस सिटी लॉर्ड के होश हवा हो जाते हैं जब वो अपने सामने असली सिटी लॉर्ड यानी सु किंघे को खड़ा देखता है। वो लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाता है, लॉर्ड सिटी लॉर्ड, आप अचानक यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सु किंघे अपनी भारी और रौबीली आवाज में कहता है, किंग यून के पास जो चेंगजुल टोकन है वो उसे किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खुद अपने हाथों से दिया है। ये सुनते ही पूरे स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि मानो सबकी सांसें रुक गई हों। सिटी लॉर्ड सीधे वाइस सिटी लॉर्ड की आंखों में आंखें डालता है और पूरी धमक के साथ पूछता है, क्यों? क्या तुम्हें मेरी इस बात से कोई प्रॉब्लम है? सिटी लॉर्ड का ये खौफनाक तेवर देखकर वाइस सिटी लॉर्ड के पसीने छूट जाते हैं। अब उसी सारी अकड़ 2 सेकंड में ढीली हो जाती है। वो अपनी गर्दन झुकाकर डरते हुए कहता है, ना नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए वो तुरंत बात पलटता है और माइक पर कौंपते हुए अनाउंस करता है, असल में मैं यहाँ एक बेहद जरूरी अपर लेवल नोटिस अनाउंस करने आया हूँ। तभी सिटी लॉर्ड खुद माइक हाथ में लेता है और पूरे स्टेडियम को एक तगड़ा झटका देते हुए कहता है, चूंकि जियांगचिंग लगातार लास्ट रैंक पर आ रहा है, इसलिए इस साल स्पेशल ट्रेनिंग कैंप के लिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पॉट बचा है। सिर्फ एक स्पॉट की बात सुनकर प्रिंसिपल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चाय का कप हाथ में पकड़े हैरान होकर चिल्लाता है, क्या सिर्फ एक ही स्पॉट? लेकिन दूसरी तरफ चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं है। वो पूरे स्वैग में अपने हाथ समेटता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इकलौता स्पॉट सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होने वाला है। तभी सिटी लॉर्ड टेबल पर हाथ रखकर पूरी धमक के साथ चिल्लाते हैं, शांत हो जाओ सब, अब हम सीधे असेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मैदान में आमने सामने के 1-on-1 अरीना मैचेस होंगे और याद रहे, यहाँ सिर्फ फर्स्ट आने वाले को ही स्पेशल ट्रेनिंग कैंप का टिकट मिलेगा। माहौल में सस्पेंस एकदम पीक पर पहुंच जाता है और तभी रेफरी हवा में नेम प्लेट लहराते हुए पहला मुकाबला अनाउंस करता है। तो देवियों और सज्जनों, पहला मैच शुरू होने जा रहा है। ये किंग यून वर्सेस शाओ रैन। मैच का अनाउंसमेंट होते ही पूरे स्टेडियम में खलबली मच जाती है। लोग हाथ उठा उठाकर चिल्लाने लगते हैं, अरे यार क्या मजाक है, क्या इस मैच की कोई जरूरत भी है? लोग सरेआम किंग यून का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये किंग यून तो एक रैंक F का कचरा है, वो शाओ रैन का एक वार भी नहीं झेल पाएगा, पहली ही हिट में ढेर हो जाएगा। तभी ऑडियंस में बैठी किंग यून की धोखेबाज एक्स गर्लफ्रेंड वानेर अपने मुंह पर हाथ रखकर जहरीली हंसी हंसती है। वो बेहद नफरत और घमंड से मुस्कुराते हुए कहती है, ये किंग यून,
बिल्कुल नीच और कचरा है। शाओ रैन घमंड से चूर होकर सीधे किंग यून को ललकारता है। आखिर किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत जो तुम यहाँ मेरे सामने आने की औकात कर सके? वो एक कमीनी मुस्कान के साथ खुली धमकी देता है। पर चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ने वाला हूँ। लेकिन किंग यून के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं है। वो शाओ रैन के इस घमंड पर तरस खाते हुए बस इतना कहता है, कितनी बकवास करते हो। और तभी रेफरी मैच शुरू करने का ऐलान करता है। शुरू करो। मैच शुरू होते ही शाओ रैन अपनी असली और खौफनाक ताकत का प्रदर्शन करता है। पूरे स्टेडियम में एक जोरदार धमाका होता है। चारों तरफ बर्फीली चट्टानें खड़ी हो जाती हैं और शाओ रैन के पीछे से प्रकट होता है एक बेहद विशालकाय आइस ड्रैगन। आइस ड्रैगन का एनर्जी फ्लो ही इतना खौफनाक है कि पूरे स्टेडियम में बर्फ का ऐसा भयानक तूफान उठता है कि वहां बैठी ऑडियंस डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये नजारा देखकर किंग यून की मतलबी एक्स गर्लफ्रेंड वानेर अपनी जहरीली हंसी के साथ कहती है, ये किंग यून तो सच में महाकचरा है। ये भाई शाओ रैन का एक बार भी नहीं रोक सकता। वहीं पास में बैठा शाओ फैमिली का बड़ा बुजुर्ग भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंसता है। मानना पड़ेगा, हमारी शाओ फैमिली ने वाकई एक चमकता हुआ सितारा तैयार किया है। लेकिन जैसे ही वो बर्फीली एनर्जी का धुआं साफ होता है, पूरे अरीना का नजारा देखकर सबकी बोलती बंद हो जाती है। शाओ रैन के उस भयानक पावर डिस्प्ले के बाद भी किंग यून बिना एक कतरा डरे बेहद शांत और शान से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो शाओ रैन की तरफ एक ठंडी और कातिलाना मुस्कान के साथ देखता है और फिर किंग यून अपने पूरे स्वैग में सीधे शाओ रैन की औकात दिखाते हुए कहता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर। क्या तुम अपनी इस पावर से बस मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे थे? किंग यून को सही सलामत खड़ा देखकर उसकी मतलबी एक्स गर्लफ्रेंड वानेर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह सदमे में चिल्लाती है, असंभव। किंग यून जैसा कचरा भाई शाओ रैन के इस खौफनाक प्रेशर को कैसे झेल सकता है? सिर्फ वानेर ही नहीं, पास में बैठा शाओ फैमिली का वो घमंडी बुजुर्ग भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो चिल्लाता है, क्या ये कैसे हो सकता है? अब बारी थी किंग यून के असली रिवेंज और स्वैग की। वो मैदान के बीचों बीच खड़े होकर एक ठंडी मुस्कान देता है और पूरे अरीना में एक बहुत ही विशाल और चमचमाता हुआ ब्लू मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। किंग यून गरजते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली ड्रैगन किसे कहते हैं। और तभी उस मैजिक सर्कल से निकलता है एक बेहद खौफनाक और गॉड लेवल मॉन्स्टर। किंग यून हवा में हाथ उठाकर हुक्म देता है, सामने आओ। चारों तरफ बर्फीली धुंध छा जाती है, पूरा स्टेडियम जमने लगता है और एंट्री होती है साक्षात फॉरेस्ट ड्रैगन फ्रॉस्ट ड्रैगन की, जो कि SS रैंक में होता ही।